हाय, तो 95% लोगों में जो हेयर लॉस होता है वो होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की वजह से, जिसका मेन रीज़न है डीएसटी और जेनेटिक्स। क्योंकि 25 साल की उम्र तक हर 4 लोगों में से एक को हेयर लॉस इसी कारण से होता है, जो कि है डीएसटी। और 50 की उम्र तक आते आते 50% लोगों को हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट नहीं, वो पूरी तरीके से गंजे हो जाते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हारे डीएसटी से लेकर सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि डीएसटी होता क्या है, कैसे डीएसटी को ब्लॉक कर सकते हैं, क्या हम उसको ब्लॉक कर भी सकते हैं या नहीं, और डीएसटी से हेयर लॉस कैसे होता है, और वो सारे तरीके जिनसे आप डीएसटी की वजह से जो हेयर लॉस होता है उसको रोक सकते हैं या रिवर्स भी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। तो डीएसटी का मतलब होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो सबसे पहले तुम ये एक बात समझ लो कि डीएसटी कोई भी एक्सटर्नल केमिकल नहीं है या कोई टॉक्सिन नहीं है जो तुम्हारी बॉडी में अलग से आ गया है। ये एक नेचुरल मेल हार्मोन है जो कि बनता है टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करके। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में कन्वर्ट होकर बनता है डीएसटी यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का होता है। तो टेस्टोस्टेरोन बना डीएसटी। तो अब बात कर लेते हैं कि डीएसटी का फंक्शन क्या है आपकी बॉडी में। एक्चुअली डीएसटी करता क्या है आपकी बॉडी में। डीएसटी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन से 3 से 5 गुना स्ट्रॉन्ग होता है और वो लोकली वर्क करता है, ना कि ग्लोबली। जैसे कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट है, लेकिन डीएसटी लोकली कुछ स्पेसिफिक जगहों पर प्रेजेंट है तुम्हारी बॉडी में, जो कि मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। और हो सकता है अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ब्लड में नॉर्मल है लेकिन डीएसटी कुछ जगह पर ज्यादा प्रेजेंट हो, और डीएसटी आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड होता है। और एंड्रोजन रिसेप्टर्स क्या होते हैं वो मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में बताने वाला हूँ। तो अब देख लेते हैं कि डीएसटी कहाँ कहाँ तुम्हारी बॉडी में एक्चुअली प्रेजेंट है। आए तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? डीएसटी एंड हेयर लॉस। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि डीएसटी कहाँ कहाँ तुम्हारी बॉडी में काम करता है। तुम्हारी स्कैल्प फॉलिकल्स पर काम करता है, तुम्हारे बियर्ड फॉलिकल्स पर काम करता है, तुम्हारे प्रोस्टेट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पर काम करता है, और तुम्हारी स्किन पर भी प्रेजेंट होता है ऑयल ग्लैंड्स में। एंड डीएसटी का मेन काम होता है टू टर्न अ बॉय इनटू अ मैन। जो भी आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या फिर आपकी मस्कुलिनिटी को बढ़ाना, यानी डीएसटी नहीं तो आप एक मेल नहीं है, क्योंकि डीएसटी ही आपको मेल बनाता है। ये बात आप लिख लो, चाहे आपकी बीएड ग्रो करानी हो, सब कुछ डीएसटी बहुत ही जरूरी चीज है। तो आज के बाद डीएसटी को बुरा मत समझना, क्योंकि डीएसटी ही तुम्हें आदमी बना रहा है। देखो, डीएसटी से हेयर लॉस कैसे होता है उसको समझने से पहले तुम्हें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, और ये चीजें तुमने कई जगह सुनी भी होगी। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनता है, मेनली टेस्टिस में या थोड़ा सा एड्रिनल ग्लैंड्स में भी। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन बना और वो आपके ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद जब वो सेल में पहुंचता है, जैसे कि स्कैल्प की सेल हो गई या फिर बियर्ड के यहाँ है ना, स्किन में हो गया, जब वो सेल्स में जाता है तब असली कहानी शुरू होती है। यहाँ आपका टेस्टोस्टेरोन जो कि ये है, यहाँ आपका टेस्टोस्टेरोन मिलता है 5 अल्फा रेडक्टेज से, जो कि एक एंजाइम है, यानी ये आपके टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है डीएचटी में। ठीक है, तो यहाँ आपका डीएसटी बनता है सेल्स में। और एज एन एडल्ट रोज आपकी बॉडी में 10% टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट होता है नॉर्मली, है ना, सभी में होता है ये। 5 अल्फा रेडक्टेज तो आपको क्लियर हो ही गया है, और ये आगे चलकर आपको और भी काम आएगा, और ये आपने कई जगह सुना होगा, सॉल्यूशंस में भी इसका काम आएगा। और एक और चीज आपने सुनी होगी, एंड्रोजन करके कुछ। तो डीएसटी और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों कहलाते हैं एंड्रोजन्स, जिसमें डीएसटी एक पावरफुल एंड्रोजन है जो कि आपके मेल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ही ज़रूरी है ना, वो आपने बात कर ली है। तो अब बात करते हैं कि कैसे ये हेयर फॉल करवाता है। तो इसके बाद आपको जानना जरूरी है कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया है कि डीएसटी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जहाँ जहाँ डीएसटी प्रेजेंट होता है वहाँ वहाँ एंड्रोजन रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो एंड्रोजन रिसेप्टर्स को एक ताला समझ लो, और ये दो जो एंड्रोजन है वो चाबी है। तो जब ये एंड्रोजन इन एंड्रोजन रिसेप्टर्स से मिलता है तब एक मैसेज जाता है सेल्स को कि कुछ करो, और वो कुछ क्या करना होता है वो अब हम देखते हैं। तो अब कहानी शुरू होती है आपकी हेयर लॉस की। तो सभी का ये डाउट होता है कि डीएसटी अगर सभी जगह प्रेजेंट है तो क्यों आप सिर से ही गंजे हो रहे हो, क्यों आपकी बियर्ड नहीं जा रही है, क्यों आपको बॉडी हेयर आ रहे हैं? तो वो इन मैसेजेस की वजह से होता है। देखो, जब आपके बियर्ड के हेयर फॉलिकल्स पे डीएसटी एंड्रोजन रिसेप्टर से जाके मिलता है तो वहाँ एक मैसेज जाता है ग्रोथ का, यानी बालों को और मोटा उगाओ और स्ट्रॉन्ग उगाओ, एंड थिक बियर्ड उससे आपको आती है। लेकिन वहीं ये डीएसटी जब एंड्रोजन रिसेप्टर से मिलता है आपकी स्कैल्प पर, तब वहां मैसेज जाता है श्रिंक का, यानी बाल थिन होना, मिनिएचराइजेशन शुरू होना। तो यहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि स्कैल्प के अलावा जब डीएसटी बियर्ड या आपकी बॉडी हेयर पे जाता है तो वहाँ उन सेल्स को मैसेज मिलता है कि बालों को और ज़्यादा थिक ग्रो करो और ज़्यादा घना ग्रो करो। लेकिन स्कैल्प पे उन बालों को श्रिंक करो, यानी धीरे धीरे आपके बाल पतले होते हैं। और ये हेयर फॉलिकल्स का श्रिंक होना, यानी जो हेयर लॉस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बार वो उससे जुड़ा और एक बार मैसेज गया कि श्रिंक हो जाओ तो आपका बाल निकल गया और फिर वो वापस नहीं आएगा, यानी आप गंजे हो गए हो।
तो ये सबसे बड़ा मिथ है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे आपके बाल श्रिंकेज होता है, कैसे मिनिएचराइजेशन होता है और क्या आपके हेयर ग्रोथ साइकिल में फ़र्क आता है। चलो वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो तुम्हारी हेयर ग्रोथ साइकिल में कई फेजेस होते हैं, लेकिन तुमको 3 मेन फेज जानना ज़रूरी है, जिसमें से फर्स्ट है एनाजेन फेज, जिसमें तुम्हारे बालों की एक्टिव ग्रोथ होती है। यहाँ आपके बालों में सही से ब्लड सप्लाई है और वो उग भी रहे हैं, और ये फेज सबसे लंबा होता है। ठीक है, इसमें आपके बाल हेल्दी हैं और ग्रो हो रहे हैं। और उसके बाद आता है केटोजन फेज, जिसमें आपके बाल धीरे धीरे स्कैल्प से डिटैच हो रहे हैं ना, धीरे धीरे वो लूज़ हो रहे हैं। और उसके बाद फाइनली फेज़ आता है टेलोजन, जिसमें आपके बाल रेस्ट करते हैं। यानी जब आप शैम्पू करते हो, जब आप कॉम करते हो, ऑयलिंग करते हो, कुछ भी करते हो और आपको बाल दिखते हैं अपने हाथों में, तो वो यही फेज़ है। और इसको हेयर शेडिंग भी बोलते हैं इस फेज़ में। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, यानी 100 बाल गिरना तो बिल्कुल नॉर्मल है इस फेज़ में। और इसके बाद आपको आता है अर्ली एनाजन फेज़, जिसमें आपके फिर नए बाल उगते हैं और ऊपर वाले बाल गिर गया, नया बाल उगा और फिर आपकी हेल्दी वाली स्टेज आ गई। और ये हेयर ग्रोथ साइकिल हमेशा रिपीट होती जाती है। और अगर ये हेयर ग्रोथ साइकिल नहीं होती तो तुम अभी तक गंजे हो जाते। तो ये तो होती है एक नॉर्मल हेल्दी हेयर ग्रोथ साइकिल। लेकिन आपके कुछ हेयर फॉलिकल्स जेनेटिकली सेंसिटिव होते हैं डीएसटी से। और डीएसटी कोई आपके सारे बालों को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है कि सारे हेयर फॉलिकल्स को वो अटैक करने लग गया और सारे बाल गिरने लग गए और आप गंजे होने लग गए, है ना, अचानक से। ऐसा नहीं होता है। जो हेयर फॉलिकल्स ज़्यादा ही सेंसिटिव है डीएसटी से, उन पर डीएसटी अफेक्ट करता है और वो बाल श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं ओवर द टाइम। तो आपकी हेयर ग्रोथ साइकिल में कुछ इस तरह से चेंजेस आते हैं। जो आपका ग्रोथ फेज़ है, जब आपके बाल बहुत हेल्दी थे, उनमें ब्लड सप्लाई थी, वो अच्छे से ग्रो हो रहे थे, वो फेज़ बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, अगर 3 से 6 महीना है तो वो घटकर बहुत ही कम हो जाता है, 2 महीना या 1 महीना, है ना, इससे भी कम भी हो सकता है। और उसके बाद जब ये जो फेज़ है, जब आपके बाल रेस्ट कर रहे हैं, जब आपके बाल जड़ रहे हैं, जब आपके बाल शेड हो रहे हैं, ये फेज़ बहुत ही लंबे समय तक के लिए बढ़ जाता है। ठीक है, तो तभी आपको ज़्यादा ही एक्सेसिव हेयर शेडिंग होती है। जब 100 से ज़्यादा बाल आपको गिर रहे हैं रेगुलरली, तो वो डीएसटी की वजह से हो रहा है। और उसके बाद नए बाल आने में फिर और ज़्यादा टाइम लगता है। और जो नए बाल आते हैं वो पहले की तरह नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें आपको होना शुरू हो जाता है मिनिएचराइजेशन। यानी आपके बाल पहले इस तरह के थे, आपका बाल देखो कितना थिक था, कितना पिगमेंटेड है, उसमें अच्छा सा कलर है ना, वो बिल्कुल डार्क ब्राउन या ब्लैक, जो भी आपका हेयर कलर है वैसा है, और वो बिल्कुल थिक है, आपके बालों की डेंसिटी भी अच्छी है। लेकिन आपके बालों के हेयर फॉलिकल के यहाँ क्या है, एंड्रोजन रिसेप्टर, और टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में बना 5 अल्फा रेडक्टेज की मदद से, और डीएसटी इन एंड्रोजन रिसेप्टर से मिला तो आपका हेयर फॉलिकल हुआ श्रिंक। और अगली हेयर ग्रोथ साइकिल में फिर श्रिंक होकर देखो आपका हेयर फॉलिकल कितना ज़्यादा श्रिंक हो गया और थिन हो गया, उसका पिगमेंटेशन भी कम होने लग गया, आपके बालों का कलर फीका पड़ने लग गया, आपके बाल थिन होने लग गए, और फाइनली आपके बाल इतने पतले और फीके हो जाते हैं कि धीरे धीरे ये साइकिल चलती जाती है। और ये कोई 1 महीने या 2 महीने का खेल नहीं है, सालों तक चलती है। और किसी के ज़्यादा जल्दी भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये सालों तक चलती है। और धीरे धीरे आपके बाल पतले होते गए। और ये एग्जाम्पल सिर्फ एक बाल का बताया, ऐसे आपके स्केल पर कितने सारे बाल हैं। और जो सेंसिटिव है डीएसटी से, उनमें ये प्रोसेस होती जा रही है और अभी भी हो रही होगी। ठीक है, और इसी से आपकी डेंसिटी बालों की कम होती है। और ओवर द ईयर जब आप इस पर ध्यान नहीं देते हो तो आप गंजे हो जाते हो। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही आता है कि आप डर जाते हो और आपको लगता है कि ये चीज़ें इरिवर्सिबल है, यानी आप अपने बालों को ग्रो नहीं कर पाओगे या आप गंजे होने वाले हो। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से मिसकंसेप्शन है जो आपने पाल रखे हैं या आपको फीड करे गए हैं। क्योंकि हेयर लॉस एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक है। हर एक लड़के को गंजे होने से डर तो लगता ही है और वो उससे इमोशनली अटैच भी होता है। तो अग्रेसिव मार्केटिंग और फेक प्रोडक्ट्स या फेक क्लेम्स आपको और डरा कर रखते हैं और अलग अलग मिसकंसेप्शन आप में पैदा कर देते हैं। तो वो मिसकंसेप्शन चलो आपके क्लियर करते हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन है कि बालों में ज़्यादा ही ऑयलिंग करने से आपका डीएसटी बढ़ता है या आपको ज़्यादा ही हेयरफॉल होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। बालों में ऑयलिंग करने से डीएसटी वगैरह कुछ बढ़ता नहीं है। आपके बालों में सीबम बढ़ता है, जो आपका नेचुरल ऑयल होता है, और ऑयली आपकी स्कैल्प होती है। और जो भी हेयरफॉल होता है वो हेयर शेडिंग होती है, जो मैंने आपको बता दिया, जो टेलोजन फेज में होती है। और सेकंड सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मास्टरबेशन से आपको हेयर लॉस होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में सिर्फ टेम्पररी टेस्टोस्टेरोन के कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिससे कोई आपका इतना डीएसटी नहीं बढ़ जाता है कि आपको हेयर लॉस होने लग जाए, आप गंजा होने लग जाओ। तो साइंस को समझो और फालतू बातों में मत पड़ो, ठीक है। तो उससे नहीं होता है। और थर्ड सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा लोग गंजे हो जाते हैं, क्योंकि तुम सोचते हो कि डीएसटी से होने वाला हेयर लॉस या हेयर फॉल सिर्फ बड़े लोगों में ही होता है और आप इसको हल्के में ले लेते हो। इसीलिए 18 तक कई लोग गंजे हो जाते हैं, 22 तक या अर्ली 20s तक। तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आप 40-50 साल के हो गए तब होगी। मैंने पहले भी तुमको बताया कि अर्ली 20s में ये स्टार्ट हो जाता है और किसी किसी को टीनेजर्स के बाद भी स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जितना जल्दी हो सके इनके लिए मेजर्स लेना है और इसको कोप अप करना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे सोचते रहो कि सिर्फ बड़े लोगों में होता है, मुझे तो नहीं हो रहा है और ये तो सिर्फ नॉर्मल शेडिंग है, और कुछ सालों बाद आप देख रहे हो कि आप बन चुके हो द रॉक, गंजा, ठीक है। तो ये नहीं करना है। और नेक्स्ट मिसकंसेप्शन तुम्हारा ये है कि एक बार अगर बाल गिर गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो।
ये बिल्कुल गलत है ना। अभी भी आप कुछ तो कर सकते हो उनको बचाने के लिए, या जो थिन हो रहे हैं उनके लिए भी कुछ कर सकते हो। तो ये बिल्कुल नहीं है कि एक बार अगर बाल गिर गए तो कुछ नहीं हो सकता, अभी भी हो सकता है। और इसी से रिलेटेड तुम्हारा अगला मिसकंसेप्शन आ जाता है कि तुम्हें सारे डीएसटी को ब्लॉक करना है, कंप्लीटली डीएसटी को ब्लॉक करना है, डीएसटी तुम्हारा दुश्मन है। तो अब तो तुम समझ ही गए होगे कि ये बिल्कुल बकवास बात है, क्योंकि अगर डीएसटी नहीं है तो आप एक आदमी नहीं हो, समझ रहे हो। डीएसटी ही तुम्हें आदमी बना रहा है, तो डीएसटी को कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो। ये पूरा बुलशिट है। अगर कोई तुमको बोले कि डीएसटी को पूरी तरीके से ब्लॉक भी करना है तो समझ जाना कि वो झूठा है और ना उसको कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। तो क्या आप डीएसटी को ब्लॉक ही नहीं कर सकते हो? नहीं, आप डीएसटी को ब्लॉक कर सकते हो, और डीएसटी को पूरी तरीके से ब्लॉक करना वो सही नहीं है, और वो आप कर भी नहीं सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि डीएसटी को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, और जो चीज़ें डीएसटी को ब्लॉक करने में आपकी मदद करती है उन्हें कहते हैं डीएसटी ब्लॉकर्स। और अब बात कर लेते हैं डीएसटी ब्लॉकर्स के बारे में। क्योंकि डीएसटी अगर बहुत ही ज़्यादा है तो आपको हेयर लॉस होगा, और अगर डीएसटी बहुत ही कम है तो आपको हार्मोनल इश्यूज़ होंगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है। आपको डीएसटी एक सही बैलेंस में चाहिए, जिसके लिए आपको मदद करेंगे डीएसटी ब्लॉकर्स। तो डीएसटी ब्लॉकर्स दो तरीके से काम करते हैं। सबसे फर्स्ट, जब आपका टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट होता है 5 अल्फा रेडक्टेज की मदद से, तो ये इस प्रोसेस को रोक देते हैं। पहली तरह के डीएसटी ब्लॉकर्स ये होते हैं जो ये कन्वर्जन ही नहीं होने देते, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में बनता ही नहीं है। सबसे पहले ये एक तरह के ये होते हैं, और सेकंड ये होता है कि तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स पे जो डीएसटी एक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है डीएसटी तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक करने का, उस इफेक्ट को कम करता है, ठीक है। आपकी स्कैल्प पे उस इफेक्ट को कम करता है। तो ये दो तरह के काम हो गए जो डीएसटी ब्लॉकर्स कर सकते हैं ना, और हर एक डीएसटी ब्लॉकर अलग अलग तरीके से काम करता है। तो अब मैंने तुम्हारे लिए डीएसटी ब्लॉकर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट है नेचुरल कैटेगरी, सेकेंड है केमिकल कैटेगरी, और थर्ड है लाइफस्टाइल वाली कैटेगरी। तो ये 3 तरह के डीएसटी ब्लॉक करने के तुम्हारे तरीके हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर्स के बारे में, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट वे है। और सबसे पहले देख लेते हैं कि नेचुरल तरीका किन लोगों के लिए। सबसे पहली बात, नेचुरल तरीका सभी के लिए, चाहे आप गंजे हो गए हो, चाहे आपको हेयर लॉस हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, ये सभी के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली ये किसके लिए काम करेगा? तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल थिन हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप गंजे हो सकते हो कुछ सालों में, तो आपको नेचुरल तरीका अभी से ही, आज से ही, इस वीडियो के बाद से ही अपनाना पड़ेगा। क्योंकि उनके लिए फिर आगे केमिकल वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो कि अगर आप गंजे हो चुके हो, आपके क्राउन एरिया से या यहाँ से बाल ज़्यादा ही उड़ गए हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है ना, वहाँ से एरिया भी चिकना चिकना होने लग गया है, या आपको खुद को पता चल गया है कि अब आपके पास टाइम नहीं है, या आप नेचुरल तरीके से इनको रीग्रो नहीं कर पाओगे, तो नेचुरल तरीका आपके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी इसको आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ स्टाइल में, लेकिन फिर भी आपको इसको तो फॉलो करना ही चाहिए। तो चलो देखते हैं नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर्स को पूरी डिटेल में, और यही तो आपकी मदद करेगा बालों को फिर से लाने में। देखो, नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर्स 2 तरह के होते हैं। एक हो गया टॉपिकल, जो आप अपनी स्कैल्प पर लगा सकते हो, और एक हो गया ओरल, जो आप खा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरल नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर्स की, जो आप खा सकते हो। जैसे कोई फूड हो गए, या फ्रूट्स हो गए, या कोई सप्लीमेंट्स हो गए, या फिर कोई हर्ब्स हो गए, है ना, जो आप खा सकते हो। सबसे पहला है सो पाल्मेटो, जो तुम्हारे 5 अल्फा रेडक्टेज को कम करता है और डीएसटी फॉर्मेशन को थोड़ा स्लो डाउन करता है और रोकता भी है। दूसरी चीज़ है पंपकिन सीड, या तो उसका ऑयल या फिर पूरे सीड्स। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सीड्स और नट्स का जो कॉम्बो आता है वो आप यूज़ करो, वो आप खाओ कुछ महीने, और वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट्स आपको टेक करता रहूंगा इसमें, है ना। उनसे आपके बालों को सारा न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाता है, आपकी स्कैल्प के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट पैदा होगा, ताकि नए बाल ग्रो हो सके और डीएसटी भी ब्लॉक हो सके। क्योंकि नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर्स में आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। चाहे आप अपने बालों में कुछ लगा रहे हो तो भी उसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अगर आप कुछ खा रहे हो तो भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक चीज़ खाओगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको कॉम्बिनेशन में चीज़ें चलानी पड़ेगी, है ना। क्योंकि नेचुरल तरीका स्लो है, लॉन्ग टर्म है, और ये उनके लिए जिनका काम अभी पूरी तरीके से नहीं लगा है ना। अगर आप पूरी तरीके से वैसे ही गंजे हो गए हो तो नेचुरल तरीका आपके लिए नहीं है। इससे हो सकता है आपको दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स हो जाए, लेकिन बाल पूरी तरीके से रीग्रो नहीं होंगे ना, ये मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, ये होगा भी नहीं। लेकिन आपके बाल अभी अर्ली फेज़ में, आपको ज़्यादा ही आपका गंजापन नहीं दिख रहा है, तो ये आपको करना ही चाहिए ना। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और मैं तो हमेशा से यही करना चाहता हूँ, ठीक है। और यही अच्छा ऑप्शन है, यही करो आप, ना कि आप डायरेक्ट केमिकल वाले रास्ते पर चले जाओ। विटामिन डी, जिसके आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, या फिर धूप में जाओ, जिससे आपकी हेयर फॉलिकल्स की जो साइकिल है जो मैंने बताई थी, उसमें आपको मदद करता है, आपके नए बालों की ग्रोथ में मदद करता है। और बायोटिन, जो डीएसटी को ब्लॉक नहीं करता है लेकिन आपकी हेयर स्ट्रेंथ को सपोर्ट करता है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि आप सारे DHT ब्लॉक वाली चीज़ों पर ही जाओ, आपको नेचुरल तरीके में कुछ DHT ब्लॉकर्स का यूज़ करना पड़ेगा जो DHT को कम बनाएंगे या DHT को ब्लॉक करेंगे, और कुछ चीज़ें वो होगी जो आपकी स्कैल्प के लिए अच्छा इन्वायरमेंट बनाएगी। तो ये सब कंबाइन होकर आपको नए बाल उगना भी दिखेंगे और आपका जो एग्जिस्टिंग हेयर फॉल है वो भी कम होगा। अगर आप नेचुरल तरीका अपनाने लग जाओगे शुरू से ही तो आपके गंजेपन में बहुत ही ज़्यादा दूरी आ जाएगी। ठीक है, अगर आप 1-2 साल में गंजे होने वाले थे तो 5-10 साल आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपके नेचुरल तरीके अपनाने से, ना ही इसके कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ मैं और भी ओरल नेचुरल DHT ब्लॉकर्स का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब टॉपिकल नेचुरल DHT ब्लॉकर्स की बात करें जो आप अपनी स्कैल्प पर लगा सकते हो, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है रोजमेरी ऑयल, फिर आता है पंपकिन सीड ऑयल, फिर आता है भृंगराज, और ऐसे नेचुरल ऑयल जो आपने सुने होंगे कोकोनट हो गया, ऑलिव हो गया, कास्टर ऑयल हो गया, और ऐसे नेचुरल आयुर्वेदिक ऑयल भी आपने सुने होंगे। और ये असली में वर्क करता है, इसका मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये मैंने किया है। जो दिव्य केश तेल आता है एक नेचुरल, उसकी 2-3 बोतल मैं खाली कर चुका हूँ, है ना, और मुझे रिजल्ट दिखे हैं। मेरी यहाँ से हेयर लाइन रीग्रो होती थी उससे, है ना, मेरे नए बाल भी आते थे। और जब मुझे लगने लग जाता है कि मुझे ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है तो मैं वो ऑयल यूज़ करना शुरू कर देता हूँ। उसको मैं यूज़ कैसे करता हूँ, मैं थोड़ा सा लेता हूँ और डेली अपने यहाँ पर सिर्फ या स्कैल्प में मसाज करता हूँ डेली थोड़ा सा, ताकि उससे अब मेरी ज़्यादा स्कैल्प ऑयली भी नहीं होती, कुछ नहीं होता है। और वीक में 2 से 3 बार जो अपन ऑयलिंग करते हैं वो तो मैं करता ही था उससे। लेकिन इसका एक ये साइड इफेक्ट है कि उसकी बदबू बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब स्मेल बहुत ज़्यादा खतरनाक आती है, तो उसको लगाकर आप किसी के पास नहीं जा सकते हो, नहीं तो आपको भागना पड़ेगा वहाँ से। तो यही साइड इफेक्ट है, लेकिन वो काम करता है। और ऐसे ही कई सारे नेचुरल ऑयल या आयुर्वेदिक ऑयल है सच में वर्क करते हैं, लेकिन उनको आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना, कम से कम 6 महीने। आप अगर 1 महीना लगा के बोल रहे हो बाल नहीं उगे या हेयर फॉल नहीं कम हुआ तो वो नहीं होगा। कोई भी चीज़ आप यूज़ करो तो कम से कम 6 महीना में बोलूँगा कि उसको यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसे नेचुरल ऑयल बनाना सीखना है घर पर ही तो आप कमेंट करना नेचुरल ऑयल, और नेचुरल तरीके में आप प्रोडक्ट्स भी वो यूज़ करो जो DHT ब्लॉकर्स हो, जैसे कि शैम्पू हो गए जो DHT ब्लॉकर प्रॉपर्टीज रखते हैं, या फिर स्कैल्प सीरम हो गए, है ना, वो सारे स्कैल्प सीरम भी आजकल आ रहे हैं जो केमिकल फ्री है, नेचुरल है, और जिनसे आपको हेयर रीग्रोथ भी होता है और हेयर फॉल कम भी होता है और DHT ब्लॉक भी होता है। ठीक है, तो मैं वो भी आपको टेक कर दूंगा यहाँ। तो ये सब था नेचुरल तरीका, और इस पर एक डिटेल में और भी अलग से वीडियो बन सकती है। तो अगर आपको नेचुरल DHT ब्लॉकर्स पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि नेचुरल DHT ब्लॉकर्स, है ना, क्योंकि वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो अब बात करते हैं केमिकल DHT ब्लॉकर्स की, जो कि ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो आपको इनको सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको यूज़ मत करना। ठीक है, तो केमिकल DHT ब्लॉकर्स में तो मैं जल्दी से समझा देता हूँ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और कई लोग इन्हें बिना कुछ सोचे यूज़ करने लग जाते हैं सिर्फ नाम सुनकर। तो अभी हम देखते हैं कि कौन से वो DHT ब्लॉकर्स हैं, क्या वो करते हैं और क्या उनके साइड इफेक्ट्स है और क्या उनके मिसकंसेप्शन है। सबसे पहला आता है फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड आपके 5-अल्फा रेडक्टेज जो एंजाइम है उसका टाइप 2 को ब्लॉक करता है, जिससे कि आपका DHT कम होता है। 60 से 70% आपका DHT कम हो जाता है इसको ओरली कंज्यूम करने से, जिससे आपका हेयर लॉस कंप्लीटली स्लो डाउन हो जाता है और आपके हेयर फॉलिकल्स प्रोटेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि ये डेड फॉलिकल्स को रीग्रो नहीं करता है। और अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपके लिबिडो को अफेक्ट करता है, और कई लोगों में ये उनके मूड को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट्स मेरे ख्याल से ज़्यादा है, और ये आपको बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ओरली कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ किसी को देखकर आप अगर कुछ अपनी बॉडी में डालने लग गए हो तो उसके साइड इफेक्ट्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, या फिर सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, है ना, हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि ये DHT आपकी पूरी बॉडी का कम करता है ना, कोई स्पेसिफिक खाली यहाँ का नहीं कर रहा है, क्योंकि आप इसको खा रहे हो। तो ध्यान रखो कि आप क्या खा रहे हो, और इसमें आपको डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये अफेक्ट नहीं भी करता है, कुछ को ज़्यादा करता है। तो ये अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है, और आपको किस तरह से इसका डोज लेना है वो सब डॉक्टर ही बता सकता है। तो सिर्फ किसी कंटेंट क्रिएटर को देखकर, किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर आप खाना स्टार्ट कर दो तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो आज के बाद ये मत करना अगर आप कर भी रहे हो या करने की सोच रहे थे। और अब बात करते हैं सेकेंड ओरल केमिकल DHT ब्लॉकर्स की, जो कि है ड्यूटेस्ट्राइड। तो जब आप ड्यूटेस्ट्राइड को कंज्यूम करते हो तो ये आपके टाइप 1 और टाइप 2 एंजाइम को ब्लॉक करता है, और DHT आपका 90% तक कम हो जाता है। समझ रहे हो, अगर ये इतना कम हुआ तो आपका हेयर लॉस तो ऑब्वियसली कम होगा ही, है ना, फिनेस्ट्राइड से भी ज़्यादा कम होगा, और आपके नए बाल भी उगेंगे, है ना, आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी, वो सब तो होगा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि DHT कितना कम कर रहा है आपकी बॉडी का, और DHT आपके मेल डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक भी रह सकते हैं। और इसमें आपको ये समझने की है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़्यादा बेहतर है या ये सभी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ टॉपिकल DHT ब्लॉकर्स की, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, और ये तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोग बिना डॉक्टर से बातचीत करे यूज़ कर रहे हैं। तो क्या वो यूज़ करना सही है या नहीं, और वो क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है मिनॉक्सिडिल और डर्मा रोलिंग। तो सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूँ कि ये DHT से इसका कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं, है ना। मिनॉक्सिडिल आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हेयर ग्रोथ में मदद करता है, आपके ग्रोथ फेज को लंबा करता है। जो ये वाला फेज मैंने आपको हेयर ग्रोथ साइकिल में बताया था, पहला फेज, तो आपके हेयर स्ट्रॉन्ग ग्रो होते हैं,
और इसका काम यही है कि जो आपके वीक फॉलिकल्स है उनको थिक करे और अच्छे से ग्रो कराए और उनका ग्रोथ फेज को लंबा करे, ना कि वो नए बाल उगाए, ना कि वो डीएसटी को ब्लॉक करे। ये सब चीज़ उसका नहीं है ना। लेकिन जब आप टॉपिकल फिनेस्ट्राइड, आप फिनेस्ट्राइड लगा रहे हो, ड्यूटेस्ट्राइड लगा रहे हो, आप ओरली कंज्यूम कर रहे हो और मिनोक्सिडिल भी लगा रहे हो, तो वो आपको सपोर्ट करता है ना। वो डीएसटी ब्लॉक कर रहे हैं और ये नए बालों की डेंसिटी को मेंटेन कर रहा है, उनको थिक कर रहा है, और जो पतले या थिन बाल है उनको भी अच्छे से ग्रो करवा रहा है। तो इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलके आपके बालों को रीग्रो भी करता है और हेयर लॉस को भी कम करता है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर से बातचीत करो। और मिनोक्सिडिल में भले आपको अलाउ कर सकता हूँ कि आप जो माइल्ड मिनोक्सिडिल वाले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो, और डर्मा स्टेम्प, मैं डर्मा स्टेम्प में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, तो आप डर्मा स्टेम्प और मिनोक्सिडिल तो खुद यूज़ कर सकते हो। लेकिन फिनेस्टाइड और ड्यूटेस्ट्राइड आई डोंट रिकमेंड दैट। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके बाल ज़्यादा ही झड़ चुके हैं, जिनकी स्कैल्प ज़्यादा ही विजिबल हो गई है, तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं सबसे लास्ट डीएसटी ब्लॉकर कैटेगरी की, जो कि है लाइफस्टाइल चेंजेस। देखो, लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से हेयर लॉस को रिवर्स कर देंगे, आपके बाल रिग्रो कर देंगे। लेकिन जो भी आप अगर नेचुरल तरीका भी अपना रहे हो, केमिकल तरीका भी अपना रहे हो, तो जब तक आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं होगी तो ये दो तरीके भी आपको काम नहीं करेंगे। और अगर आपकी लाइफस्टाइल सही हुई तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। चाहे आप केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ करो, चाहे आप नेचुरल ट्रीटमेंट यूज़ करो, कुछ भी करो, लेकिन लाइफस्टाइल तो आपको सही करनी ही है। सबसे पहली चीज़ है आपको शुगर कंट्रोल करना है। आपको शुगर का इंटेक कम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा शुगर आप खाओगे इंसुलिन बढ़ेगा और एंड्रोजन की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी और आपको हेयर लॉस होगा। तो आपको शुगर कंट्रोल करना है। सेकंड चीज़, आपको इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, जिनके मेन कारण होते हैं ज़्यादा ही जंक फूड खाना, स्मोकिंग, पोल्यूशन वगैरह। ठीक है, तो इनको कम करने के लिए आप एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स को कंज्यूम करो। आप कंज्यूम करो ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि मैंने पहले आपको बता दिए थे, सीड्स और नट्स वो खा सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो, टोमेटो वगैरह। और आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो, है ना। एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा पार्ट, हेयर के लिए, स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, सभी के लिए सही है। और लॉन्ग टर्म तक जीना भी है तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि डीएसटी जो इन्फ्लेम्ड हेयर फॉलिकल्स है उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, और जो हेल्दी हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो बच जाते हैं। इसीलिए लाइफस्टाइल सही करना ज़रूरी है, नेचुरल तरीके अपना ज़रूरी है, सही चीज़ें खाना ज़रूरी है। सेकंड चीज़ है स्ट्रेस, आपकी नींद और कोर्टिजोल, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ेगा, पुअर स्लीप होगी, कोर्टिजोल बढ़ेगा और उससे आपका टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस होगा, जिससे कि आपका डीएसटी डिसरप्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको सही करने के लिए आपको 7 से 8 घंटा नींद लेनी पड़ेगी और फिक्स टाइम पर उठना सोना पड़ेगा, और आपके स्ट्रेस को आपको मैनेज करना पड़ेगा और एक कंसिस्टेंट रूटीन आपको बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। चौथी चीज़ है आपकी गट हेल्थ का खराब होना। अगर आप अच्छा खाना भी खा रहे हो लेकिन वो जो भी नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में, तो वो किस काम का नहीं है। इसीलिए आपको गट हेल्थ आपकी सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहले बताई गई चीज़ें भी सब कर लोगे, लेकिन आपकी गट हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आपको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं किसी भी चीज़ का। अब बात करते हैं आखिरी चीज़ की, जो कि है स्कैल्प के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखो और ब्लड सर्कुलेशन अपनी स्कैल्प में बनाए रखो, जिसके लिए आपको रेगुलर वॉशिंग करना है, अपनी स्कैल्प को साफ रखना है। और सबसे मेन चीज़ है आपको मसाज करना नहीं भूलना है। हर रोज मसाज करो, सुबह शाम। और मसाज अकेला आपके बालों को रिग्रो कर सकता है। अगर उस पर आपको एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना हेयर मसाज, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये सभी तरीके थे जिनसे आप अपने डीएसटी को ब्लॉक कर सकते हो, हेयर लॉस को फिर से रिवर्स कर सकते हो या कम कर सकते हो, अपने बालों को फिर से रिग्रो कर सकते हो। सभी चीज़ हमने देख ली है क्या होता है डीएसटी। तो आज की वीडियो का मेन मकसद था कि आप डीएसटी को समझ पाओ, क्योंकि आप इंटरनेट पे या कहीं भी चीज़ें देख रहे हो, डीएसटी अगर आपने सुन लिया और आपको पता ही नहीं है कि रियल में डीएसटी होता क्या है या हेयर लॉस कैसे हो रहा है और आपकी बॉडी में वो क्या काम कर रहा है ना, तो ऊपर से आपको चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, और ऐसी वीडियोस में और भी बनाऊंगा। ऐसे कई टॉपिक्स हैं, सिर्फ आपके हेयर रिलेटेड ही नहीं, आपकी बॉडी रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, आपकी फिजिक रिलेटेड, ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी तक आपको पता भी नहीं है कि वो होती क्या है, लेकिन आप सुन रहे हो, आप उनको बोल भी रहे हो। ठीक है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन भी हो गया, उस पर भी आपको चीज़ें ज़्यादा पता नहीं है, उस पर भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना। मेन चीज़ है आप इस वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब कुछ कर दो, तो ऐसी वीडियोस और भी आती रहेगी और भी अच्छा है। ये पहली एक्सप्लेनेटरी वीडियो हो गई जो मैंने ट्राई करी है इस तरीके से। सो कैसी थी वीडियो बताना कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। डू व्हाट यू लव। चल बात कर दो। तो मैंने मुझे को डीएसटी सिखाया, सब्सक्राइब करो, ये तो सब कर लीजिए, लाइक तो हमने पहले भी कर दिया और हाइप तो हमने